नमस्कार, डीडी डायलॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। पिछली बार जब डीडी कॉन्क्लेव में आपके साथ मुलाकात हुई थी तो बिहार के चुनावों से जुड़ी बात हुई थी, बिहार की राजनीति से जुड़ी बात हुई थी। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन बिहार अपने विकास के लिए भी इस समय चर्चा में है। आज जो मंच सज चुका है उसमें बात बदलते बिहार की हो रही है, क्योंकि बिहार में हो रहे विकास के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। क्या महज ये सिर्फ जुमलेबाजी है या धरातल पर इसका असर दिखता हुआ नजर आ रहा है? बिहार में उद्योगों की बात करें तो इसके लिए भी बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं। क्या सच में सरकार बिहार को औद्योगिक हब बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है? और बड़ा सवाल ये भी है कि रोजगार की तलाश में जो बिहारी पलायन कर गए थे, क्या अब वो बिहार के विकास को देखते हुए अपनी मिट्टी पर वापस लौट रहे हैं? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका जवाब आज आपको मिलने वाला है, क्योंकि इस मंच पे बिहार के बड़े बड़े उद्योगपति इस समय मौजूद हैं जो हम तक पहुंचाएंगे वो बड़ी तस्वीर जो बिहार की इस समय बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन बात सिर्फ बदलते बिहार की नहीं हो रही। डीडी न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उसने तफ्तीश की है कि क्या बिहार में सच में विकास हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, और क्या पलायन सिर्फ रिवर्स पलायन ये सच है या झूठ। एक दौर था जब बिहार में नौकरियों के अकाल के चलते युवा अपनी मिट्टी, अपना प्रदेश छोड़कर देश के दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते थे। लेकिन अब वक्त भी बदल चुका है और साथ ही बदल चुकी है बिहार की तस्वीर। नए पथ पर अग्रसर बिहार में बरसों पहले अपनी माटी छोड़कर गए युवाओं की वापसी हो रही है। आइए उन युवाओं की कहानी अब उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम राकेश सिंह है। मेरा घर शेखपुरा जिला है। पहले मैं मुंबई में काम कर रहा था तो वहाँ आने जाने का और टाइमिंग का बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। यहाँ है तो बहुत अच्छा है, हम जब भी चाहे हफ्ते में घर जाते हैं। काम करने में सब सुविधा है, यहाँ सब बढ़िया है। अब सुनते हैं शाहनवाज की कहानी। मेरा नाम शाहनवाज है। मैं पहले गुजरात में काम करता था, वहाँ जाने आने का बहुत तकलीफ होता था। अभी यहाँ बिहार में आया हूँ पटना में, और यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है और काम भी अच्छा चलता है। पूरा साल काम कर लिए दिक्कत नहीं होता है। आइए सुनते हैं एक और युवा को जिसने अपनी जिंदगी की दास्तां कैमरे पर बयां की। जी, मेरा नाम एमडी रब्बान है। मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट लक्ष्मीपुर चंडी स्थान से बिलोंग करता हूँ। 15-16 साल से हम महाराष्ट्र में ही काम कर रहे थे। जाने आने में इतना कष्ट होते थे ना, तो हमेशा हमारे दिमाग में ये चलता था जो कब हमारे राज्य में कंपनी खुले और हम अपने राज्य में काम कर सके। जब हमें पता चला पटना में कंपनी खुली है तो हमने इंटरव्यू दिया और हम यहाँ मैनेजर के तौर पे सेलेक्ट हो गए। हमारे राज्य में हमको काम मिल रहा है तो इससे हमें गर्व होता है। तो ये थी उस बिहार की कहानी जो अब सिर्फ श्रमिक ही नहीं, उद्योगों का भी भंडार बन रहा है। इस विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद ही खास मेहमान। आइए आपको उनका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले गौरव शाह हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आप डायरेक्टर हैं लक्ष्मी विनायक बेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के, साथ ही आप चेयरमैन हैं CII बिहार के। बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी आपका बात बदलते बिहार की में। साथ ही साथ हमारे साथ तुषार जैन हैं। आप हाई स्पिरिट कंपनी के निदेशक हैं, और तुषार जी की कहानी भी बड़ी रोचक है। जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तब इनका जन्म झारखंड में हुआ था। 25 साल ये मायानगरी मुंबई में रहे और साथ ही साथ वहाँ उन्होंने अपना बिजनेस परचम पर लहराया। लेकिन फिर इनको मिट्टी ने बुलाया और आज जो हाई स्पिरिट है वो स्कूल बैग बनाने वाली देश के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है ये। इस कंपनी में 8000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जिसमें 5000 महिलाओं की भागीदारी है। और आपको बता दें कि इस कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ का है। तुषार जी बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी कॉन्क्लेव में। और एक और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सुभाष पटवारी जी हैं और आप MD हैं पटवारी स्टील प्राइवेट लिमिटेड के, साथ ही बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं। आपकी कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ का है और पटवारी जी 1977 से बिहार में इंडस्ट्रियल प्लांट लगाए हुए हैं और फतवा में 1983 से इनका प्लांट लगा हुआ है स्टील का। बहुत बहुत स्वागत पटवारी जी आपका। साथ ही एक और बहुत ही खास स्टोरी हमारे साथ है। इस स्टोरी का नाम है MI सिद्दीकी जी। बहुत बहुत स्वागत MI सिद्दीकी जी। आप डायरेक्टर हैं कॉस्मस लाइफस्टाइल के। इनकी कहानी कोई फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इनकी कहानी शुरू होती है 5000 के लोन के साथ
और अब इनका टर्नओवर जो है वो 52 करोड़ का है। ये भी मुंबई गए, वापस बिहार लौटे हैं और बिहार में अपनी कंपनी चला रहे हैं। इनका सपना क्या है? इनका सपना ये है कि इनके प्रोडक्ट्स चीन खरीदे। तो बहुत बहुत स्वागत आप चारों मेहमान का बात बदलते बिहार की में। सबसे पहला सवाल तुषार जी मैं आपसे करना चाहूँगी, कैसे आपका मुकद्दर आपको मुंबई से बिहार ले आया? एक्चुअली मैं 2022 में अचानक बॉम्बे से मतलब बिहार से फ़ोन आना चालू है डिपार्टमेंट से कि एक जगह है मुजफ्फरपुर में, वो प्लान किया गया था बैग मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और वो जगह खाली है, कोई आ रहा नहीं है, तो एक बार कृपया आकर देख लो। तो 1 रुपये स्क्वायर फीट जगह भाड़े पे मिल जाएगा। तो मैं बहुत दिन उसको टालते गया कि मन में एक वहम था कि बिहार में फैक्ट्री नहीं चलेगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कि लोग ऐसे बोलता था कि लोकल बिहार का आदमी बिहार में काम नहीं करता। तो बहुत प्रेशर के बाद हम लोग दरभंगा एयरपोर्ट, मेरे साथ एक बॉम्बे से एक सीनियर प्रोफेशनल के साथ दरभंगा एयरपोर्ट उतरे और 1 घंटा 10 मिनट में फैक्ट्री के गेट के बाहर थे जो बैक क्लस्टर। तो देखते के साथ जैसे 1 घंटा 10 मिनट वो टाइम देखा तो मेरे साथ जो प्रोफेशनल था बोले सर इधर फैक्ट्री डालेंगे। एंड वी थॉट ऑफ मेकिंग स्मॉल फैक्ट्री, बट वो अचानक मन किया पूरा बड़ा ही खोल देने का। एंड नेक्स्ट डे वी प्लान एंड 56 डेज में फैक्ट्री चालू हो गई। कमेंसमेंट ऑफ फैक्ट्री वाज 56 डेज, थॉट टू एग्जीक्यूशन। बिल्कुल, यहाँ हमारे से तैमाई सिद्दीकी जी भी हैं। सिद्दीकी साहब, आपकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 5,000 का लोन लिया आपने और उसके बाद अपने कंपनी की शुरुआत की। इतना बड़े टर्नओवर की कंपनी आज आप चला रहे हैं, बहुत चुनौतियाँ तो आपको भी सहनी पड़ी होंगी। एग्जैक्टली, चुनौतियाँ बहुत थी लेकिन ड्रीम बहुत बड़ा था। मैंने 2001 में MBA कंप्लीट करके मुंबई गया। मुंबई जाने के बाद पहला जॉब कोको कोला कंपनी में किया और फिर कैडबरी में किया। लेकिन मेरा सपना था कि हम अपने देश, अपने बिहार के लिए कुछ करें और ख़ुद का कुछ करें। बट चैलेंजेस बहुत बड़ा था। पहले मैं कॉलेज लाइन से पढ़ा था और क्लीन से पैंट शर्ट टाई में था। फिर मैं धार्मिक काम से जुड़ा तो ये दाढ़ी टोपी कुर्ते पजामे में आ गया और ये मुझे बदलने का एक मौका दिया, क्योंकि इस हाल में मुझे जॉब मिलना मुश्किल हुआ। फिर मैंने 5,000 रुपीज़ एक दोस्त से उधार लिया और एक सिलाई मशीन मैंने डाला और उससे मैं काम करना शुरू किया। चूँकि बैकग्राउंड में MBA थे तो मैं कॉर्पोरेट को टारगेट करना शुरू किया और कॉर्पोरेट से जो भी ऑर्डर मिलते थे उसको री इन्वेस्ट करना शुरू किया कंपनी में। और ये 2003 में मैंने शुरू किया था कंपनी और 2023 में बिहार गवर्नमेंट से पंकज दीक्षित जो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री थे, उस पर उनका कॉल आता है कि आप इतना बड़ा फैक्ट्री चला रहे हो। और उस वक्त 2003 में लगभग 250 लोग काम कर रहे थे और उस वक्त कुछ टर्नओवर 35 CR तक का था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप बिहार के हो, बिहार में आ पाओ। चूँकि मैं बिहार में पैदा तो हुआ था, मुजफ्फरपुर मेरी होम टाउन है, लेकिन मैं बिहार को बहुत करीब से देखा था क्योंकि पढ़ाई मैंने पूरी बिहार में ही पूरा किया था। तो मैंने सिंपली कहा कि यहाँ का जो इकोसिस्टम है, जो सिस्टम है, वो उसके वजह से मैं आना नहीं चाहता। साल में एक बार त्यौहार के वक्त आते थे, 6-7 दिन में चले जाते थे। उन्होंने रिक्वेस्ट किए, फिर मैं उनको टाला कि नहीं मुझे टाइम नहीं है। फिर बोले कब आप फ्री हो? तो मैंने कहा रात में 10 बजे। बिल्कुल एग्जैक्ट 9:55 में उनका फ़ोन आता है तो मजबूरन बात करना हुआ। उन्होंने एक्सप्लेन किए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार बिहार आओ। फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं बिहार मतलब नहीं जाना, क्योंकि मैं लगभग 24 साल लगभग मुंबई में था। बच्चे, घर और काफ़ी बड़ी फ्लैट और पूरी कारोबार, तो उसको देखते हुए मैंने मना किया। फिर उन्होंने कहा कि मेरे सर ACS सर है, संदीप पौंडिक जी वो जा रहे हैं तो उनसे मिलेंगे। उन्होंने जब कार्ड दिया तो IAS उन्होंने समझाए, तो एक लगा कि यार इतने कोशिश से करें, हमें भी कुछ करना चाहिए। फिर हम मुंबई से प्लान किए बिहार आने का। और फिर उस वक्त जो मेरा जो सफ़र था वो बिजनेस के थॉट के साथ आया। फिर मैंने यहाँ पे लगभग 10 दिन रख के हर एक डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरपुर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग सिस्टम देखा। सिस्टम देखने के बाद मैं हैरान रह गया कि जिस बिहार को मैं 20 साल पहले छोड़ा था वो शायद ये आइकॉन बन चुका है। और इमीडिएट मैं डिसीजन लिया कि मुझे खुद का अपना कुछ करना है। तो बिहार में 2 तरह के चीज़ें थी गवर्नमेंट की तरफ से। एक प्लग एंड प्ले जो गवर्नमेंट सब कुछ बना के देती है, दूसरा होता है कि आप कुछ जगह खरीदें। तो मैंने 2 लाख स्क्वायर फीट की जगह लिया, कुछ 11 करोड़ में मैंने जगह परचेज किया। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने बहुत बेहतरीन पॉलिसी लाए कि 1 रुपये में आपको 10 एकड़ लैंड दे रहा है। नई पॉलिसी अभी तुरंत आई। बहरहाल 2023 में मैंने जगह लिया, लेने का बनाना शुरू किया और आज के डेट में फैक्ट्री रेडी हो गई। पिछले महीने नीतीश जी आके ओपनिंग भी किए। 600 वर्कर काम कर रहे हैं और कंपनी आज के डेट में 65 CR तक गई है और मेरे ख्याल से अगले साल
250 करोड़ तक जाएंगे और विद इन 5 ईयर IPO का प्लान है। तो लक्ष्य बड़े हैं MI सिद्दीकी जी के। यहाँ हमारे साथ पटवारी जी भी मौजूद हैं। पटवारी जी, अगर सिद्दीकी साहब की बात की जाए और तुषार जी की बात की जाए, ये बिहार में जन्मे तो सही लेकिन मुंबई चले गए। आप जो थे आप बिहार में ही रहे, 1977 से आपका स्टील का प्लांट बिहार में है। जो बदलाव अब बिहार में देखने को मिल रहा है वो यूं तो आ नहीं गया होगा। आपने जो दौर देखा है उसमें किस तरीके का बदलाव पहले और अब में आप देखते हैं? भाई बदलाव तो ये है कि बम्बई गए तुषार जी, वो चले आए बिहार। सिद्दीकी जी मुंबई गए, वो चले आए बिहार। ये बदलते बिहार की एक बहुत बड़ी एक पहचान है और एक सबूत है कि बिहार बदल रहा है, कि जो बाहर अच्छा काम कर रहे थे वो बिहार में चले आए। और बदलता बिहार तो ऐसा है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो था सड़कों का, मैंने हम लोग कहीं से कहीं जाना हो, एक समय का सीमा नहीं था कि कितनी देर में पहुंचेंगे। अब तो जो टूटी फूटी सड़कें थी वो हाईवे में बदल गई है जी। अब आप कहीं से कहीं का आप गारंटी कर सकते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे। बिहार की बाउंड्री से कहीं से भी पटना 4 से 5 घंटे में आ सकते हैं। और जिस तरह से सड़कें बदली है, टूटी फूटी सड़कें हाईवे में, और वहाँ जो रफ्तार आदमी के मूवमेंट की पकड़ी है, वैसी ही रफ्तार इंडस्ट्रियलाइजेशन की बदलते बिहार में स्पीड पकड़ रही है। और इंडस्ट्री काफ़ी आ रही है, बाहर से काफ़ी लोग आ रहे हैं। और अब तो जो गवर्नमेंट की कल जो पॉलिसी भी अनाउंस हुई है, उससे और लोगों को लालच होगा कि बिहार चलो। बिल्कुल, बिहार की इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे अभी हम बात करेंगे जो कल बिहार कैबिनेट ने जिसको मंजूरी दे दी है। हमारे साथ गौरव शाह जी हैं। गौरव जी, अगर आंकड़ों की बात करते हैं, 2011 में अगर बिहार की अर्थव्यवस्था की बात करें तो 3.5 गुना बढ़ी है। 2011-12 में 2.47 लाख करोड़ से 8.54 लाख करोड़। 2023 में और 2024 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें यानी कि GSDP की, तो 8.4 लाख करोड़ रुपए तक ये पहुंच गया। राज्य में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी की कल घोषणा भी हो गई है। क्या बड़े बदलाव बिहार में अगर औद्योगिक क्रांति से जुड़े कहें तो किए जा रहे हैं? देखिए, आपने जैसा कहा कि जो है अब हमारा जो बिहार जो है, इनफैक्ट मैं स्टार्ट इससे करूंगा कि जो आज हम दिल्ली में बैठ के बात बदलते बिहार की कर रहे हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं कि बिहार बदल रहा है। बात करते हैं आंकड़ों की, तो आपने सही कहा कि हमारा राज्य जो है आज के दिन सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ राज्य है। 14.5% हमारी GSDP है, करंट GSDP, जो कि जो है देश की औसत से जो है अधिक है, जो 12% देश की औसत उससे अधिक है। आपने कहा कि हमने 8.54 लाख किया है, तो अभी एक CIA का हम लोगों ने विजन रिपोर्ट मुंबई में जारी किया था, जहां पे हमने कहा कि जो है 2047 तक जो है बिहार 1.1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। तो 1.1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का मतलब है कि 10 टाइम्स व्हाट वी आर टुडे, वी आर प्रोजेक्टिंग दैट बिहार विल ग्रो। बिहार उस लेवल तक बढ़ जाएगा 2047 तक। इनफैक्ट 5 साल में जो है हम दुगना पे पहुंचने की बात कर रहे हैं। तो बिहार तो बदल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कल इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी आई, हमारी बिहार की आई थी, तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में प्रमुख जो दिखा हमें कि जो है जो एक झिझक था लोगों के मन में, जैसे बाहर से आने में, जैसे सिद्दीकी जी ने कहा और हमारे जैन साहब ने कहा कि जो झिझक था, उस झिझक को दूर करने के लिए जो है सरकार ने एक पहल किया है। पहल ये है कि जो है ज़मीन हम फ्री में देंगे। उसमें एक क्राइटेरिया डाला है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का है और 1000 आदमी का आप सृजन करते हैं या उनको जॉब देते हैं जी, तो आपको 10 एकड़ ज़मीन मिलेगी। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ रुपए का है तो 25 एकड़ ज़मीन आपको सरकार मुफ्त में देगी। इससे जो है बड़े उद्योगों के लिए जो है हमारा द्वार खुल गया है। आने वाले समय में जो हम लोग बाहर जाके इन्वेस्टर्स को बुलाते थे कि आप हमारे बिहार में आइए, जैसा सिद्दीकी जी ने कहा कि जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हमेशा पर्सुएशन होता था, पर्सुएशन अब भी होगा, लेकिन अब बिहार में आना जो है उनके लिए एक व्यवस्था होगी कि जो है इतना बड़ा मार्केट जो हमारा है उनके लिए एक व्यवस्था होगी, ना कि जो है उनको आना है तो आएंगे, लेकिन ये व्यवस्था होगी कि वो आए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज जो 2025 का कल ऐलान किया गया है तुषार जी,
उद्योग के लिए कैसे ये नए अवसर खोलने वाला है और रोजगार भी कैसे बढ़ने वाले हैं इससे? मैं गौरव जी के बात से सहमत हूँ कि पहले जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इतना प्रेशर करके लेके आया था तो उनको कम प्रेशर देना पड़ेगा। इट विल बी मोटिवेशन फॉर एवरीवन। तो सिद्दीकी जी, यहाँ मैं आपके पास भी आना चाहूँगी। पहले तो आप बिहार में जन्मे, लेकिन आप बिहार से पलायन कर गए, आपने मुंबई में अपनी फैक्ट्री खोली, अब आप बिहार वापस लौट के आए हैं। क्या ऐसा आपने बिहार में देखा जो पहले नहीं देखा था? देखिए, मैं कहना चाहूँगा 2-2.5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, पहले और अभी में बदलाव नहीं, आसमान ज़मीन की चेंजेस आ गई। क्या होता है कि बिहार जो स्टेट है, इसमें सबसे बड़ी खूबी है 57% जो जनरेशन है वो यंग जनरेशन है और पॉपुलेशन बहुत है। जब गवर्नमेंट पॉपुलेशन को कैपिटल समझती है तो पॉलिसी लाती है और फिर पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए अच्छे ब्यूरोक्रेट लाते हैं, आईएएस सेक्रेटरी लाते हैं। अगर वो ग्राउंड पे मेहनत करें, क्योंकि ऐसे स्टेट जो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करना हो, यानी बिहार जहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेट को बहुत मेहनत करना पड़ता। तो मैंने करीब से देखा ये जो ब्यूरोक्रेट जितने आईएएस थे वो आईएएस के तौर पे काम नहीं कर रहे थे, बल्कि एज ए गार्जियन काम कर रहे थे। यानी उन्होंने एक फैक्ट्री वाले को एक्सेस दिया था कि आप 24 आवर कभी भी फ़ोन करो और किसी तरह की दिक्कत आए आप फेस करो। ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी। फिर उन्होंने कहा कि करप्शन अगर कहीं दिखता है तो मुझे खबर करो। मैं उदाहरण हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। 2023 से 2024 तक फैक्ट्री शुरू होने तक जितनी लाइसेंसेस थी, SIBP एक साइट है सिंगल विंडो, वहाँ पे मैंने डाला और फैक्ट आपको बता रहा हूँ, सारी लाइसेंसेस बगैर 1 रुपया किसी को दिए हुए मिला। ये बहुत बड़ी चीज़ है। नंबर 1 ये सबसे बड़ी चीज़ थी जो मुझे अचंभे में डाला कि मैं महाराष्ट्र में भी रहूँ, सभी जगह पे अलग अलग चीज़ें हैं, बट बिहार में वो बिल्कुल करप्शन ज़ीरो लेवल पे। लॉ ऑर्डर देखेंगे तो मैं डरता था जब मैं शुरू में इतना बड़ा प्रोजेक्ट सोचा कि 52 करोड़ का प्रोजेक्ट और इतना बड़ा, मैं क्योंकि हमारा विज़न है आप आगे लगभग 1200 लोगों के लिए और फैक्ट्री में तैयार कर रहा हूँ, तो मुझे एक डर था। और रिलेटिव ने कहा था कि यार यहाँ इतने बड़े बनाओगे तो तुम समझ के रहना, बार बार फैक्ट्री में नहीं आना। बट मैं 24 आवर भी कभी कभी काम किया, कंटिन्यू डे 6 महीना मैं जगह पे था, कभी कोई थ्रेट नहीं। और लॉ ऑर्डर का तो मैं बताऊँ कि अभी नाइट में भी 3 शिफ्ट अगर काम होते हैं तो 1 बजे भी लोग जाते हैं, दिन में भी जाते, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तीसरी चीज़, गवर्नमेंट का सपोर्ट इन सेंस कि जहाँ पे अब दिक्कतें आती है जैसे लाइसेंस लेने में या किसी भी तरह की दिक्कतें हैं, गवर्नमेंट ने वीकली मीटिंग करते। थर्सडे को एक मीटिंग होता है जो खुद सेक्रेटरीट लेते हैं, उसमें सारे बिजनेसमैन जिनका प्रॉब्लम है, आप मेल अगर आज डाल दिए 3 दिन के अंदर में तो आपको बुलाया जाएगा। और सबसे बड़ी खूबी है कि उस मंच के ऊपर जितने अधिकारी होते हैं, चाहे वो फायर के हो या वाटर के हो या पॉल्यूशन के हो या लेबर लाइसेंस, सारे टॉप जो असिस्टेंट कमिश्नर लेवल को बैठाते हैं, 1 to 1 बात करते हैं कि सिद्दीकी जी आपका क्या प्रॉब्लम, तो फायर का प्रॉब्लम क्या हुआ जी, आप 15 मिनट में डिपार्टमेंट से इनका प्रॉब्लम बताओ क्या है। तो इससे क्या हो गया कि सारी लाइसेंसेस बिल्कुल टाइमली मिलने लगे। तो इन तमाम चीज़ों ने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे दिखा। इसके वजह से मैंने प्लान किया, यंग जनरेशन भी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है और इस पॉपुलेशन को बर्डन भी नहीं समझ रही, पॉलिसी भी है, ग्राउंड पे लोग मेहनत भी कर रहे हैं और बिहार बहुत बड़ा मार्केट है। इसलिए बैग का इंडस्ट्री में लगाने का प्लान किया, क्योंकि बैग की जो साइजेज है 57,000 करोड़ का साइज है। आज के टाइम में 25% बड़े प्लेयर ये करते हैं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। जहाँ पे यंग जनरेशन हो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बड़ी मिलती है। तो मैंने एक विजन रखा था कि अपने देश के लिए कुछ करना, वो कर रहे, बिहार के लिए कुछ करना, तो बिहार में फैक्ट्री डाले। मेरा फाइनल जो गोल है कि हम ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो हम चाइना को बेचें, तो ये मेरा गोल है। तो लक्ष्य बड़े हैं सिद्दीकी साहब के, पटवारी जी, लेकिन आप तो 1970 से बिहार में रह रहे हैं। बिहार, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य रहा है, अब उद्योग की ओर आगे बढ़ चला है, लेकिन इंडस्ट्रीज जब लगाई जाती थी तो बिहार से ही शुरुआत होती थी। लेकिन अगर 1990 के दशक की बात करें तो एक के बाद एक यहाँ उद्योग बंद होते हुए चले गए। फिर चाहे वो पेपर मिल हो, चीनी की मिल हो, या अनेक ऐसे मिल हैं जो वहाँ बंद होते चले गए। आपने वो दौर देखा है, आपने आज का दौर भी देखा है। 1990 के दशक में जब इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी, वो दौर कैसा था जब आप एक के बाद, आप तो अपना प्लांट लगाए बैठे थे, लेकिन एक एक इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही थी?
नहीं, कारण क्या हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, पहले बिहार झारखंड एक था और ज़्यादा इंडस्ट्री का जोर था झारखंड की तरफ। रॉ मटेरियल उधर थे, मिनरल्स उधर थे, अधिक इंडस्ट्री जो लगी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री लगी। अब बिहार में अधिकतर शुगर मिल वगैरह, शुगर की फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा थी, उनका ख़राब दौर चला, शुगर की इंडस्ट्रीज़ उस समय बंद हुई और उसके बाद माहौल भी कुछ ऐसा बदलता गया और लोगों के दिमाग में भी नेगेटिव थॉट्स ऐसे रहे कि बिहार की तरफ लोग का आना कम हो गया। इमेज बिहार की बहुत लोगों ने बर्बाद की जी। उसके कारण लोग, जैसे अब सामने अब देख रहे हैं बिहार की जो माइंडसेट जो था लोगों का, अब वो इमेज धीरे धीरे काफ़ी बदल गई है और उसके बाद से लोगों का अब आना शुरू हो रहा है। इमेज बदलने में समय ज़्यादा लगा, इमेज बदलने में समय ज़्यादा लगा। बिल्कुल पटवारी जी, पहले जो ब्रांडिंग की जाती थी बिहार की, कहीं ना कहीं वो बीमारू स्टेट, गरीब स्टेट, लेकिन आज जो इमेज सेट की जा रही है बिहार की कि वो विकास के पथ पर अग्रसर है, प्रगति के पथ पर अग्रसर है। गौरव जी, यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले जो निवेशक भी थे ना, वो बिहार आने से घबराते थे, लेकिन आंकड़ों की बात आपसे आप हमेशा करते हैं, तो बिहार इन्वेस्टर समिट 2024 में ले जाते हैं, बात करते हैं कि 1,80,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ये पिछले अगर इन्वेस्टर समिट से देखा जाए तो कई गुना ज्यादा थे। अब निवेशक बिहार में निवेश करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारा परिवार जो है इंडस्ट्री में 1902 से है बिहार में, और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने बहुत सारे मौसम देखे हैं, लेकिन जो अभी का मौसम है बिहार का वो कभी नहीं था। दिस इज़ द बेस्ट, यू कैन से दिस इज़ द बेस्ट क्लाइमेट दैट वी आर सीइंग इन बिहार इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री के लिए इससे अनुकूल समय बिहार में कभी नहीं रहा। तो जो आपने कहा कि 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, वो उस बात का सूचक है कि जो है अब लोगों में जो है बिहार के प्रति एक विश्वास और एक जो है आगे बढ़ने की चाह आ रही है। अब बात रही कि जो है ये जो पॉलिसी चेंजेस आया है, इसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारे जो अभी नेतृत्व है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, और जो प्रोएक्टिवनेस है ब्यूरोक्रेसी का या हर डिपार्टमेंट का या उनके जितने भी मंत्रीगण हैं उनका, ये बहुत बड़ा बदलाव इस बात से जो है बिहार में आ रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा मौसम कभी नहीं रहा बिहार में। बिहार के मौसम का मिजाज बदल रहा है तुषार जी, और कृषि प्रधान राज्य अब इंडस्ट्रीज़ की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कौन से ऐसे सनराइजिंग सेक्टर्स आप देख रहे हैं? 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में, कौन से ऐसे सनराइजिंग सेक्टर्स हैं जो इस समय बूम कर रहे हैं? मैं टेक्सटाइल और बैग इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस इंडस्ट्री में बहुत लेबर फोर्स चाहिए, बहुत नौकरियाँ जो क्रिएट कर सकता है, उसके लिए तो यह बेस्ट टाइम है एंड द बेस्ट प्लेस इन द कंट्री, मैं ये बोल सकता हूँ। एंड दूसरा चीज़ मैं ये अपने इससे नॉलेज से समझ रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो गैप है कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है। तो लॉजिस्टिक का जो बेनिफिट है, कोई भी इंसान जो ऐसा प्रोडक्ट बनाता हो जो पतला से फूल जाता हो, मतलब जैसे लगेज है जो सिद्दीकी साहब कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा बिजनेस का एक फोर्स बन सकता है क्रिएट करने का। बिल्कुल। सिद्दीकी साहब, आप समझते हैं कि ये जो शिफ्ट देखने को मिल रहा है, अगर टेक्सटाइल और लेदर की बात करें, इसके साथ साथ बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको यहाँ निवेश करने के अवसर यहाँ बढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हों, आईटी हो, टेक्सटाइल तो है ही है, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग एक बड़ा सेक्टर है। एक्चुअली किसी भी इंडस्ट्री के लिए मैन पावर सबसे बड़ा कैपिटल होता है, जो कि मैंने पहले कहा कि 57% यंग जनरेशन बिहार में है, जो कि पूरी इंडिया में आज के डेट में किसी भी सेक्टर के हो, उनके लिए बिहार बहुत ही अनुकूल और बेहतरीन जगह है। अगर आईटी में आप जाएंगे तो जितने टैलेंटेड लोग देखेंगे, जो आईएएस बाकी चीज़ जो रिकॉर्ड आप देखेंगे तो बिहार के है। बिहार के लोगों में दो खूबी है, एक तो मेहनती होते और चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेते। मैं महाराष्ट्र में जब लोगों को ट्रेनिंग देता था तो उनको सिखाने में 6 महीने लग जाते थे जो लोकल होते थे, बट बिहार के लोग को जब ट्रेनिंग दो तो 15 दिन में सीख जाते। अभी मैंने अपने फैक्ट्री में ट्रेनिंग से शुरू किया, लेडीज़ में लगभग 60 लेडीज़ को मैंने ट्रेन करना शुरू किया। विद इन ए मंथ जब उसका टेस्ट लिया गया तो 60 में 55 ऐसे लेडीज़ है जो बैग को सिल सकती है। विद इन ए मंथ
इतनी खूबी इस मिट्टी के अंदर है, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर बिहार में शुरू से मेहनत का एक चीज़ रहा है। शुरू में अगर पार्टीशन से पहले देखेंगे तो ये बिहार के लोग जो कराची जाते थे, पोर्ट थे, वहाँ पे जाके मेहनत करते थे, तो वो मेहनत का पैटर्न बदला जब देश आज़ाद हुआ और बहुत सारी चैलेंजेस थी देश का सामने। तो जो राज्य जहाँ पे पोर्ट थे, जहाँ पे मेहनत चीज़ें थी, वहाँ पे लोग पलायन करते थे और ये पलायन चल रहा था। लेकिन मैं कहूँगा कि ये पलायन का जो सही पिक्चर देखने को मिला ये कोविड में मिला। जब लोग पैदल मजदूर देखने में रोना आ गया। मैं खुद देखा कि मैं यहाँ पे फैक्ट्री में इतना बड़ा चला रहा हूँ, मैं बहुत ही सारी फैसिलिटी ऊपर वाले ने दिया, तो मैं इनके लिए क्या किया। उन चीज़ों ने लोगों के, पूरी इंडिया के लोगों के सामने एक हकीकत को रखा और गवर्नमेंट उसके साथ जो प्लान बनाई, जो पॉलिसी लाई, बेहतरीन पॉलिसी, गवर्नमेंट का जो लॉ ऑर्डर और ब्यूरोक्रेट की जो कोऑर्डिनेशन, उन तमाम चीज़ों को जो है ना ऐसा बनाया कि अट्रैक्ट किया और ये अपॉर्चुनिटी दिया कि बिहार में आज के डेट में लोग आवे। और आपने जैसा कहा फूड, आईटी, सारे सेक्टर को मैन पावर की ज़रूरत है और यहाँ पे है। हर एक जगह पे जहाँ भी फैक्ट्री या ऑफिस करते हैं लोगों की ज़रूरत पड़ती है और है। आज इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे बेहतरीन है, रोड बेहतरीन है, सारी चीज़ें। तो मैं कहूँगा कि आज बिहार पूरे इंडिया नहीं वर्ल्ड के लिए आइकॉन बन चुका है। सिर्फ ये है कि उसको जानने की ज़रूरत है। अगर बताया जाए तो बहुत कुछ है। बिल्कुल, तो सिद्दीकी साहब का ये कहना है कि अगर देश को विकास के पथ पर आगे लेकर जाना है तो बिहार को विकसित बनाना यहाँ बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम देख रहे हैं बिहार की क्षमता को भी। निवेशक जब उत्साहित हैं निवेश करने के लिए, और जिस तरीके से सिद्दीकी साहब ने ये भी बताया पटवारी जी कि मैन पावर, बिहार की मैन पावर, पहले बिहार में रुकता नहीं था, लेकिन देश के आप किसी भी राज्य में चले जाइए तो आपको बिहारी वहाँ ज़रूर मिलते थे। लेकिन आज बिहारी वापस लौट रहे हैं अपनी मिट्टी की ओर और इनको लाइबिलिटी ना समझते हुए, चाहे पॉपुलेशन जनसंख्या बिहार की कितनी भी ज़्यादा हो, लाइबिलिटी ना समझते हुए आज बिहार की जनसंख्या को असेट समझा जा रहा है। बिल्कुल, जनसंख्या तो एसेट है ही। और अभी तो बिहार कुछ सेक्टर में अभी भी अछूता है एक तरह से। आप देखो तो एक तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, हम लोगों के एग्रीकल्चर कृषि प्रधान राज्य है और इतनी ज़्यादा सब्जियां और पैदावार है जो कि सीजन के समय वेस्ट होती है। तो हम इनवाइट करना चाहेंगे इस मंच से जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लोग आवे बिहार में, जिससे कि जो पैदावार है उनकी सेल्फ लाइफ और पैकेजिंग वगैरह करके वो ऑल इंडिया के मार्केट में जी वो यहाँ से सप्लाई की जा सकती है। दूसरा एक सेक्टर आईटी का जी बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन आईटी में भी एक शुरुआत चाहिए बिहार में कि कोई बड़े प्लेयर आवे आईटी सेक्टर के। उनको भी यहाँ से इस मंच से मौका मिला, इनवाइट करते हैं जी कि आईटी सेक्टर के कोई बड़े प्लेयर आवे, जिससे कि वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट हो सकती है। क्योंकि आईटी के काम में करने में बिहार के, हमारे यहाँ के यंगस्टर पूरे ऑल ओवर इंडिया में भरे पड़े। पूना चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, सारे के सारे बिहार के करीब करीब। तो उससे उनको भी यहाँ पर एक वापस लौटने का मौका लगेगा और बिहार से आईटी सेक्टर को एक नया, समझ लो कि एक नया मुकाम मिल सकता है बिहार से। जी गौरव जी, यहाँ मैं आपके पास भी आना चाहूँगी। सीआईआई ने ये प्रेडिक्ट किया है कि 1 ट्रिलियन इकॉनमी बिहार की बनाना है आने वाले सालों में। अगर कल की बात करें, मतलब आने वाले दिनों की भी बात करें, तो 32 नए औद्योगिक पार्क के लिए 14,600 एकड़ नई भूमि के अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी गई है। इसमें पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, जो भागलपुर सिटी है, ये पहले ही औद्योगिक पार्क वहाँ है। ये जो नए औद्योगिक पार्क बनाने का, यानी कि बिहार को औद्योगिक हब बनाने के लिए जो सरकार प्रयासरत है, उसके लिए काम किस तेज़ी से आगे चल रहा है? देखिए, अभी जो है 14,600 एकड़ ज़मीन की अधिग्रहण की बात चल रही है। बिहार जैसे कि आप जानते हैं कि जो है कृषि प्रधान है, तो ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है। इसीलिए जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स आते थे उनको ज़मीन लेने में तो थोड़ा कष्ट होता था, क्योंकि जो है ज़मीन का कीमत वहाँ ज़्यादा है, बिकॉज फर्टाइल लैंड है। अब कल की नीति के बाद जो है, एक तो अब आपने जैसा कहा कि जो है 14,600 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण का ऑलरेडी फैसला लिया जा चुका है। ज़मीन की उपलब्धता होगी तो
जो उद्योग आ रहे हैं उनको जो है सहूलियत होगी आने में। ऐसे देखा जाए तो बिहार में अगर आप देखें तो अमूमन हम क्या बात करते हैं, आबादी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो आने वाले समय में ये दोनों चीज़ जो है इंडस्ट्री के लिए अनुकूल है। दिस इज़ आवर एसेट। अब जहाँ भी जा रहे हैं देख रहे हैं कि पानी की दिक्कत के कारण जो है वहाँ पे इंडस्ट्री को परमिशन नहीं मिल रही है, या इंडस्ट्री नहीं लग पा रही है, या मैन पावर नहीं मिल पा रहा है। ये दोनों हमारे यहाँ जो है अबंडेंट हैं। ज़मीन अब अबंडेंट हो जाएगी, जैसा आपने कहा 14,600 एकड़ का प्रावधान किया गया है बियाडा में। ज़मीन अबंडेंट हो जाएगा तो अब बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन से कौन रोक पाएगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ तुषार जी, जिस तरीके से बिहार का विकास हो रहा है और औद्योगिक क्रांति के तौर पर बिहार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि चुनौतियां अभी भी कई हैं और कई सेक्टर्स पर काम करने की अभी ज़रूरत है, लेकिन कोई भी राज्य बुनियादी ढांचे और अवसंरचना के बिना मजबूत नहीं बन सकता। लेकिन बिहार में इसी क्षेत्र में विकास लगातार हमने देखा है। फिर चाहे वो आपके पटना मेट्रो का अभी उद्घाटन हो, गंगा ब्रिजेस हो, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो, तस्वीर बदल गई है बिहार की। जी हाँ, मतलब लोगों के मन में जो था कि रोड ख़राब है, अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, फिर जैसे मेरे कुछ कस्टमर्स अभी आए तो वो सोच के आए कि 11 बजे की फ़्लाइट से आ जाऊँगा, नेक्स्ट डे रात को जाना पड़ेगा, मुजफ्फरपुर जाने में 6 घंटा लगेगा। बट मैं उनको गंगा पथ वाले रोड से लेके गया, मेरिन ड्राइव दिखाया, फिर उसको नए ब्रिज से लेके गया और 1.5-2 घंटे में पहुँच गए। तो वो एक हैप्पीनेस और चार्म तो है, ये नो डाउट है कि जितने भी बड़े कस्टमर्स बाहर से भी अब्रॉड से भी आ रहे हैं, सीइंग दैट रोड एंड एवरीथिंग व्हाट दे हैव मेड, तो एक अच्छा गुड फील फैक्टर तो है। बिल्कुल। गौरव जी, यहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में आपको लग रहा है कि काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि पटना एम्स तो बन गया है, लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स अभी और भी हैं जहाँ हेल्थ केयर इंडस्ट्री को और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि अगर कोई बिहार में बीमार पड़ता है, ज़्यादा क्रिटिकल बीमारी से जूझता है, तो वो दिल्ली के एम्स में ही नज़र आता है। देखिए, जैसा आपने कहा हेल्थ सेक्टर में हमारे यहाँ इमेंस पोटेंशियल है, ह्यूज पोटेंशियल है। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ आबादी सबसे ज़्यादा है तो बीमारी भी सबसे ज़्यादा होगी और हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट भी सबसे ज़्यादा होगा। अब आपने कहा कि जो है लोग दिल्ली आ रहे हैं, हमारे यहाँ आप विश्वास कीजिएगा कि जो बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो आज के दिन हम हैं वो हमारे यहाँ हैं। आपने कहा एम्स खुल गया, हमारे यहाँ वेदांता भी खुल गया है। और अब जो है एक गांव में आप चले जाइए या जैसे दरभंगा जैसे शहर में चले जाइए, वहाँ भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बड़े बड़े डॉक्टर्स है। अभी भी बहुत पोटेंशियल है हेल्थ सेक्टर में, बिहार में इन्वेस्टमेंट में बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल। यहाँ सिद्दीकी साहब, मैं आपके पास भी आना चाहूँगी। आपने एक बार जिक्र किया कि महिलाओं की भागीदारी भी बड़ी है। वो महिलाएं जिनके पति जो हैं वो पलायन करके दूसरे राज्यों में रोजगार कर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नियां जो हैं वो आपकी कंपनी में आके काम कर रही हैं, और अगर रात को भी जाना पड़ता है तो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो महिलाओं की भागीदारी कितनी बड़ी है, विमेन पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयज़, ऑल्सो विमेन एंटरप्रेन्योर्स कितनी आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, विमेंस का पूछेगा तो मैं अपने से शुरू करूँगा। ये 2 साल पहले फैक्ट्री अभी किया मैंने, मेरी वाइफ, बच्चे, सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप तो अपने भूमि पे रिटर्न हो गए, हमें कब लेके जाएंगे। चूँकि बच्चे लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो एक बैग शिफ्ट होना तो मुश्किल है। तो मैं अपने घर में देखता हूँ तो हर रोज़ इस टॉपिक पे बात हुई। जब भी हम मुंबई जाएंगे तो ये वाइफ का कहना है कि हम लोग बिहार शिफ्ट होना है, मुझे बिहार शिफ्ट होना है, आप अपने जन्मभूमि पे रिटर्न हो गए, मुझे कब ले जाएंगे। इस चीज़ को महसूस करते हुए मैं पिछले 2 दिन पहले एक मीटिंग रखा था, तमाम लेडीज़ को बुलाया और पूछा कि भाई दिक्कतें क्या क्या आपके साथ है। तो उन्होंने सारे लोगों का एक चीज़ था कि मेरी दिक्कत है कि हमारे जो लोग काम करने बाहर जा रहे हैं उनको हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि यहाँ आ जाओ, उनको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि यहाँ पे आने पे जॉब मिलेगी। तो आप कुछ ऐसा कीजिए, हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, रात में भी हम सुरक्षित है और जाने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इवन 40 किलोमीटर से लेडीज जॉब करने आ रही है, ट्रेन की भी फैसिलिटी, नो डाउट करने को बहुत कुछ है, बड़ा स्टेट है और काफ़ी दिनों से ड्राई था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बहुत हेल्प की ज़रूरत है। और थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा करेगा तो दौड़ने लगेगी स्टेट, बल्कि पूरी स्टेट के लोग। मैं एक एग्जांपल दूंगा, ये 13 तारीख को एक बंदत है जो बड़ा फैक्ट्री चलाते हैं, 1300 करोड़ का टर्नओवर है टेक्सटाइल के, गुजरात के। उन्होंने किसी वया मुझसे फ़ोन किए कि यार मुझे बिहार चल रहा है, चीफ सेक्रेटरी से मिलना है। हमने क्यों चल रहा है, तो मुझे कुछ 1000 करोड़ का वहाँ पे
टेक्सटाइल पूरी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री डालना है, जूडियो रिलायंस को देते हैं, बड़े कंपनी है, मतलब बहुत पुराने लोग हैं। मैंने बोला कि आप नंबर देता, नहीं आप चीफ सेक्रेटरी से बात करो। मैंने इमीडिएट लगाया फ़ोन, मिहिर सिंह अभी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है, बिलीव करेंगे उन्होंने तुरंत बात किए। छुट्टी के दिन भी, चूँकि बॉम्बे गुजरात वाले छुट्टी को भी कैश करते हैं, बोले कि अगर मुझे 15 तारीख को मिल जाए मीटिंग तो बहुत अच्छा होगा। बोले यार 15 तारीख को तो झंडा फहराने का दिन है, छुट्टे के दिन है, तो आप बात तो करो। मिहिर सर से मैंने बात किया, अब बिलीव करेंगे 15 तारीख को छुट्टी होने के बाद बोले ठीक है, अगर वो आना चाहते तो मैं उस दिन भी काम करूँगा। 15 तारीख को मीटिंग की, सैटरडे को मिली और उन्होंने प्लान किया एक बड़ा फैक्ट्री बनाने। तो लेडीज़ का जो आपने पूछा, तमाम लेडीज जो काम कर रही है, अच्छा सैलरी भी कमा रही है और अपने शौहरों को यही कुछ दिनों में वापस ले लेगी। और यहाँ पे इतनी फैक्ट्रियाँ है, तो ये जितनी जो लेडीज़ इंटरप्रेनर, गवर्नमेंट ने एक जीविका दीदी के थ्रू एक बड़ा अभियान किया, जिसमें जो पढ़ी लिखी लेडीज़ है 50 लाख रुपये जो मशीन लगाए, जिसमें तुषार जी की भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो एक बड़ा चेंजेज है, यानी यहाँ तक लेडीज़ करें कि हमारे हस्बैंड आ जाएंगे तो जो मैं कमा रही हूँ इससे मेरा घर चल जाएगा। आप थोड़ा कन्विंस कीजिए। लेकिन पटवारी जी, आप तो 1970 से यहाँ बिहार में हैं, आपने हर दशक देखा है। एक दशक वो भी था जब कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, भ्रष्टाचार का दौर था। हालांकि कानून व्यवस्था अभी भी, अगर तभी जुबान से देखें तो अभी भी कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आती रहती हैं। क्या आपको लगता है कि निवेशक पहले इस वजह से कतराते थे कि लॉ एंड ऑर्डर उतना सुचारू रूप से नहीं चल रहा था बिहार में? बिल्कुल, पहले तो निवेशक आना नहीं चाहते थे, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत भय था, और इधर धीरे धीरे ये भय बहुत कम हो गया। अभी भी है, क्राइम हो रहा है, लेकिन वो पर्सनल टाइप के क्राइम हो रहे हैं। ज़्यादातर हमको जो समझ में आ रहा है कि ज़मीन वगैरह के डिस्प्यूट में ज़्यादा क्राइम हो रहा है, और बाकी क्राइम में कंट्रोल में है। तो क्राइम को ऐसी वजह नहीं है कि जिसके कारण लोग यहाँ नहीं आवे। यहाँ आने के लिए कोई परेशानी नहीं है, लोग आ ही रहे हैं। जब पहले से जो गए वो आ रहे हैं, तो ये उसकी बहुत बड़ी प्रूफ है कि लोग यहाँ पर आने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। गौरव जी, बात पलायन की करते हैं। पलायन को राजनीतिक मुद्दा हर चुनाव में मनाया जाता है, और जब चुनाव खत्म होते हैं फिर वो मुद्दा कहीं ना कहीं धरा रह जाता है। सामाजिक समस्या है पलायन, है ना। बिहार से लोग जाते हैं अगर अपनी मिट्टी को छोड़ के, तो अपना दिल वहीं छोड़ जाते हैं, हालांकि काम करने के लिए ज़रूर बाहर चले जाते हैं। अब अगर आंकड़ों की बात करें, क्या सच में बिहार में रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है? रोजी रोटी कमाने के लिए जो पलायन हो रहा था, वो अब रोजी रोटी कमाने के लिए पलायन नहीं होगा, वो होगा बेहतर अवसर के लिए, संभावनाओं के लिए। रोजी रोटी के लिए पलायन नहीं होगा आने वाले समय। इतने बड़ी इकोनॉमी होने जा रही है, तो उसके लिए तो आदमी लगेंगे हमें, और हमारे पास आदमी है, हमारे घर पे ही आदमी लगेंगे। तो ये जो अब एक चेंजेस आएगा कि जहाँ परिवार वहीं रोजगार। बिल्कुल, जहाँ परिवार वहीं रोजगार। तुषार जी, आपने तो अपने कंपनी की कहीं ना कहीं टैगलाइन भी ये दे दी है कि वी आर नॉट स्टिचिंग जस्ट बैग्स, वी आर स्टिचिंग हार्ट्स नाउ ऑल्सो। तो कैसे आप दिलों को जोड़ रहे हैं? एक्चुअली मैं 2021-22 से सोच रहा था कि लाइफ में कुछ पर्पस चाहिए, मतलब ये डेली ऑफिस जाना, बिजनेस करना, माल बेचना, ये लाइफ में किक नहीं दे रहा था। तो जैसे बिहार में आया और बिहार में फैक्ट्री स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसा लगा, पहले लोग जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे वो बोल रहे थे कि सर बिहार में फैक्ट्री नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बट वी हैव टू प्रूव। तो 3 महीने में वो फैक्ट्री जब अप रनिंग हो गई, तो हमारी एक फैक्ट्री बॉम्बे में चल रही थी, जिसमें पूरा दरभंगा के लड़के थे, पूरे के पूरे जितने 150 लोग, वो जिद करने लगे कि मेरे को अब बिहार जाना है, क्योंकि वो एक मुहिम बन गया। और आज तक हम लोग करीब 3,500 लोगों को रिमाइग्रेट करके ले आए। और अभी एक गांव है दीपही, एक मोतिहारी करके एक जगह है, वहाँ दीपही में एक गांव है, जहाँ एक पूरे गांव था, जहाँ 13 किलोमीटर का रोड भी नहीं था। वो रोड जैसे आप क्रॉस करते भी गवर्नमेंट ने रोड बनाया, अब जैसे क्रॉस करेंगे वहाँ 800 आदमी उस गांव में काम कर रहा है। 600 लोग अपने गांव को छोड़ के, जो बाहर गया था बॉम्बे दिल्ली, वापस आके अपने घर में आ गया, एंड वॉक टू वर्क मॉडल पे काम हो रहा है। मतलब उसकी वाइफ और उसका हस्बैंड दोनों मिल के काम कर रहा है। तो मैं तो उसके घर तक पहुंचा दिया फैक्ट्री। मतलब मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि वो चांद पर फैक्ट्री चलाने के बराबर है, मतलब जिस जगह पर मैं जाकर फैक्ट्री चला रहा हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बॉम्बे दिल्ली किधर भी जाके अगर 18-20 हज़ार रुपये के जीविका कमाने वाला आदमी कुछ बचा नहीं सकता पैसा,
तो वी आर एक्चुअली व्हाट वी आर थिंकिंग कि हम कम्युनिटी को चेंज करने के लिए रेडी हो रहे हैं, ताकि क्या पूरा गांव ही ऊपर आ जाए किसी भी तरीके से। बिल्कुल। साथ साथ सिद्दीकी साहब ये भी देखा है कि बिहार की जो वर्कफोर्स है उनके मन में एक संशय रहती है, एक मंशा रहती है, एक संशय ये रहता है कि अगर मुझे यहाँ काम करना है तो मुझे यहाँ कम सैलरी मिलेगी, और अगर मैं दूसरे राज्य में काम करूँगा तो मुझे उसी काम की बेहतर सैलरी मिलेगी। तो क्या ये सच्चाई है कि बिहार में काम करके उसी काम की कम मजदूरी मिलती है? मैडम, ये चीज़ें सच्चाई था लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि अभी जितनी कंपनियां आ रही है वो सारी कंपनियां अदर स्टेट में बड़ी फैक्ट्री चला रही थी। जैसे अभी रिसेंटली में पर्ल ग्लोबल आए तो एक मिनिमम वेजेज का सिस्टम है और इनका इंटेंशन होता है कि हमें अच्छा करना है। जैसे मैं अपनी कंपनी का सेडेक्स और BSI वगैरह सर्टिफिकेशन ले रहा हूँ तो उसमें रूल्स होते हैं, और कम सैलरी कब देते हैं जब अपॉर्चुनिटी और फैक्ट्री में कंपटीशन होती है। यहाँ पे इतनी फैक्ट्रियाँ भी आ रही है। बेला में मैं समझता हूँ पर्ल ग्लोबल और जो अभी कंपनी एक और आ रही है उनको इमीडिएट 20 से 22 हज़ार लोगों की ज़रूरत होगी। तो जब ऐसा इकोसिस्टम होता है तो सैलरी मानी नहीं रखता, काम मानी रखता है। हम बिजनेसमैन देखते हैं कि यार काम अगर कोई कर रहा है, अगर हम कमा रहे हैं तो बेटर दो, बल्कि इंसेंटिव दो, बल्कि हम तो प्रोग्राम चलाते हैं कि जो बेटर काम कर रहा है वीकली उसको 500 रुपीज़ गिफ्ट दो। तो इससे क्या हो जाता है, वर्क फोर्स के अंदर एक एनर्जी आता है और सैलरी, ये जो चीज़ें हैं ये मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल मुजफ्फरपुर को, यहाँ पे सैलरी पहले जो थे लोग कहते यार मुझे तो बहुत अच्छा सैलरी, मैं तो अपने हस्बैंड को भी यहाँ लगाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे 18,000 कमा कर भी 5,000 नहीं भेज पा रहे, और यहाँ पे 21,000 आप दे रहे हैं लोगों को, कारीगर को, तो यहाँ पे तो मैं घर पे रह के बचा सकता हूँ। सैलरी ये नहीं है, मिनिमम वेजेज बिल्कुल नहीं है, ये ग्राउंड पे हकीकत नहीं है, ये बातों में है और ये कन्वर्सेशन में, हकीकत में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। इसके साथ साथ पटवारी जी मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप के कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर रिवर्स माइग्रेशन की बात की जाए तो आपने किस तरीके से बदलाव होते हुए देखा है, और अगर आप बिहार के एम्प्लॉय की बात करें तो उनमें दूसरे राज्यों के एम्प्लॉयज़ के मुकाबले कितनी क्षमता ज़्यादा है? हम लोग यहाँ तो जितने भी एम्प्लॉई हैं सारे के सारे करीब करीब लोकल हैं, और जो हाई स्किल चाहिए वो भी क्या होता है कि कोई जो बिहार से बाहर चले गए वहाँ उनका स्किल डेवलप हो जाता है काफ़ी, तो वो चाहते हैं कि हम अपने घर के पास ही बिहार में आवे, और उनको जब यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो यहाँ पर आके वो काम करना शुरू करते हैं जी। और वेजेस तो ऐसा है कि काम के हिसाब से पैसा उनको कहीं भी मिलेगा, जितना स्किल है उसके हिसाब से उनको पेमेंट देना ही होगा, वो चाहे बिहार हो चाहे दूसरा स्टेट हो। तो पेमेंट की कोई, जैसा कि सिद्दीकी साहब भी बोले, सही बोले कि जैसा काम कर रहा है तो वेजेस तो देना ही होगा उसको। बिल्कुल। शाह साहब, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इंडस्ट्रीज़ की रेवोल्यूशन की बात करें तो मखाना इंडस्ट्री लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है बिहार में। दूसरे इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उनका नाम अभी उतना चरम पर नहीं पहुंचा है। क्या कोई कारण है इसका? क्या अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं? देखिए, हमारे यहाँ GI टैग में मखाना है और काफ़ी आइटम्स हमारे GI टैग में आ गए जो कि प्राइम फोकस में है। आप कह रहे हैं कि दूसरी इंडस्ट्री का अभी तक वो पहचान नहीं बन पाया, मुझे नहीं लगता कि जो है ऐसा है। जैसा आप देखिए, जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़े बैग बनाने वाले, सबसे बड़े लगेज बनाने वाले, एथेनॉल का इतना बड़ा हब बन चुका है बिहार, 17 यूनिट आ गई, सबसे बड़ा हब बन चुका है बिहार। और धीरे धीरे जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि अभी तक नाम नहीं हुआ, तो नाम होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब नाम परचम फैलाएगा तो पूरे अच्छे तरीके से फैलाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे युवा भी मौजूद हैं जिनके मन में भी कई सवाल बुलबुलें खा रहे हैं। आइए उनसे पूछ लेते हैं कि वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम गजेंद्र है, मैं JNU से आया हूँ। और जब मैं इस विषय पर आने से पहले मैं पढ़ रहा था तो मैंने कुछ इशू के बारे में जाना जो बिहार में और राष्ट्र लेवल पे हमें प्रभावित करते हैं। उनमें से पहला जो इशू था जो मुझे सबसे ज़रूरी लगा वो था लॉ एंड ऑर्डर का इशू। हाल ही में हमने देखा एक विजुअल्स जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल था, जो हॉस्पिटल के अंदर से था। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हैं जो बिहार में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रिजेस हैं जो इनॉग्रेशन डेट से पहले ही वो धराशायी हो जाते हैं। और एक और इशू है जो नॉर्थ बिहार फेस करता है, वो है जैसे हम कहते हैं सौर ऑफ बिहार, कोसी रिवर जब आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ का जो है तोड़ जाती है, लोगों का लिवलीहुड अफेक्ट होता है।
तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब ये तीनों चीज़ें साथ में आती हैं तो ये एज अ डेटरेंट टू इन्वेस्टमेंट, टू ट्रेड, टू डेवलपमेंट इन बिहार को अफेक्ट करती हैं? ये तीनों चीज़ें बिहार को विकसित बनने के लिए बीच में बाधा का काम करती हैं। ये मेरा सवाल है। थैंक यू। एक और सवाल पूछ लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम गौतम है, मैं पूर्वी चंपारण बिहार का निवासी हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला बिहार कृषि प्रधान राज्य है, उसके साथ साथ बिहार एक बाढ़ प्रधान भी राज्य है, और मैं इसी के बेसिस पे पूछना, क्या आप सभी को ये बाढ़ की वजह से कोई परेशानियाँ आ रही है जो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप होने में दिक्कतें खड़ी कर रही है? दूसरी कि सर कुछ दिन मतलब पिछले 5-10 वर्षों में बिहार में जो एक हमारे यहाँ बटन उद्योग बहुत फेमस थी, जो मेहसी मोतिहारी ज़िले में आती है एक मेहसी, वहाँ पे बटन उद्योग बहुत फेमस था, लेकिन वो अब धराशायी हो गई है। तो इसको लेकर सरकार की क्या प्रक्रिया आप लोगों के साथ चल रही है? सभी को नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। मैं अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक शोधार्थी हूँ और मैं बेसिकली गया जी से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी मैम बैठ के अभी रिसर्च ही कर रहा था बिहार को लेके। तो जैसा अभी सिद्दीकी साहब ने बोला कि बिहार में प्लग एंड प्ले पॉलिसी बहुत इफेक्टिव रहा है उनके इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। सो अभी मैं रिसेंटली एक हमारे गया जी में ही अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत हमारे यहाँ एक मेजर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनने वाला है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, मेरा पहला प्रश्न ये है कि ये इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो कैसे बिहार के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बहुत आगे ले जाने में काम करेगा। दूसरा ये बात है कि हम देखते हैं कि ईज़ ऑफ लिविंग के बारे में हमारे सरकार में ज़्यादातर बातें की जाती है। तो जैसे हमारे इंडस्ट्री आती है वैसे हमारे अर्बनाइजेशन भी होता है एंड उससे लिंक हमारा होता है ईज़ ऑफ लिविंग का। तो कैसे हमारे ईज़ ऑफ लिविंग पे इफेक्ट होगा हमारे इंडिया बिहार के सिटीजन्स के। और तीसरी बात ये है मैम कि हमारे यहाँ अभी ज़्यादातर जो बातें हुई है वो लेबर बेस्ड इकॉनमी की बातें कर रहे थे। तो ऐसा कब समय आएगा कि हम लोग अभी लेबर बेस्ड इकॉनमी से हट के नॉलेज बेस्ड इकॉनमी तरफ जाने की बात करेंगे? धन्यवाद। बहुत ज़रूरी है ये। शाह साहब, सवाल इसी से शुरू करते हैं कि कब हम लेबर बेस्ड इकोनॉमी से नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पर बात करना शुरू करेंगे? आपने कहा कि हम लोग लेबर बेस्ड इकोनॉमी पे बात से कब हम नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पे बात करेंगे। तो हम लेबर बेस्ड इकोनॉमी की भी बात कर रहे हैं और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की भी बात कर रहे हैं। आज अगर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, जो कि जो है एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स तैयार हो रहा है, जो मेडिकल स्टाफ जो आज के दिन रिक्वायरमेंट है, नर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है या मेडिकल स्टाफ्स की जो रिक्वायरमेंट, इज़ ऑल नॉलेज बेस्ड। हम बात करेंगे कि जो है आज मॉडर्न आधुनिक जो इंडस्ट्रीज़ है, तो बिहार में जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, दे आर ऑल AI इंटेलिजेंट इंडस्ट्रीज दैट आर कमिंग एंड दे आर वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी लेके आ रही हैं वो इंडस्ट्री। हमारे बिहार में जो है, चूँकि हमारी आबादी ज़्यादा है, वो हमारा एक एसेट है, इसीलिए हम अक्सर जो है लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री की तरफ बात करते हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जो कि बहुत ज़रूरी है बिहार जैसे इकोनॉमी के लिए। बिल्कुल। तुषार जी, यहाँ एक युवा ने ये भी पूछा कि कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं अभी भी सवाल खड़े करे। सवाल ये भी खड़े करे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा तो हो गई है, लेकिन क्या ये सब राजनीति के चलते किया जा रहा है क्योंकि चुनाव पास है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 2022 में जब मैं बिहार आया तो इट वाज अ सेटल्ड गवर्नमेंट एट दैट टाइम। कोई इलेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था। और जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो भी रूल्स, क्राइम का जो आप बात कर रहे हो, मैं पिछले 3 साल से 25 साल बाद बॉम्बे से आया था। पूछे 3 साल में मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ और सेफ फील होता है। और बॉम्बे में जो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा भिवंडी में फैक्ट्री है, तो जो प्रॉब्लम वहाँ था उससे मिलता जुलता तो हर जगह प्रॉब्लम होगा। सेकेंड क्वेश्चन का मैं एक आंसर देना चाहता हूँ, बिकॉज दैट जेंटलमैन टोल्ड कि लेबर इकोनॉमी और ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ का एक शुरुआत चाहिए। मतलब आज अचानक हम बॉम्बे को compete नहीं कर सकते, बट ये 10-15 साल लगेगा, बट इट विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ओनली। कि हम लेबर बेस्ड इकोनॉमी से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे, सीधा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ही जा सकते हैं। आज मेरे पास 12 डिज़ाइनर है बॉम्बे में, और मैं अचानक जब एक बार देखा कि 12 में से 11 बिहार की है, ऑलमोस्ट लड़की है सब। अगर मैं आज सोचूं कि मैं अपना डिज़ाइन ऑफिस भी बिहार में खोल लूँ तो हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप ही कुछ होने वाला। जी सिद्दीकी जी, आपसे भी एक सवाल पूछा गया, उसके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे?
रिपीट करेंगे? उन्होंने पूछा कि किस तरीके से आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि लेबर इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, लेकिन हकीकत अभी भी है कि लक्ष्यों को पाने के लिए समय और लगेगा। मैडम समय तो लगेगा, बट जिस स्पीड से सिस्टम और इकोसिस्टम बन रहा है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि जो पॉलिसी और जो गवर्नमेंट के सपोर्ट और ब्यूरोक्रेट बाकी लोगों की जो सपोर्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा टाइम लगेगा। क्योंकि जिस तरह से कंपनियां आ रही है, बड़ी कंपनियां आ रही है, एआई बेस्ड कंपनी है, टेक्नोलॉजी के साथ ही है। जैसे मैं ये फैक्ट्री डाला तो सारी ईआरपी पे हमारे काम होते हैं, खुद का वेब ईआरपी होता है, उसमें हमें 15-20 स्किलफुल लोग चाहिए। जब मैंने सर्च करना शुरू किया, लिंक्डइन पे बाकी चीज़ों पर डाला, तो मुंबई में ऐसे लोग मुझे 20-22 मिले जो मुंबई बिहार के हैं। उसमें शॉर्टलिस्ट किए 6 लोग उसमें से ऐसे आए जो बिहार के थे, बट मुंबई में वो पूरे सेटल हैं, उनको मूव करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा प्रॉब्लम, हाँ नो डाउट स्टार्ट है, जैसा तुषार जी ने कहा कि बिगनिंग है, चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन इन चैलेंज को बहुत जल्दी जो है ना कवर अप किया जा सकता है और बहुत बड़ा टास्क नहीं है। क्योंकि जिस तरह से ग्रो हो रहा है, तो ये लेबर फोर्स हमारा एसेट है, और नॉलेज की जो हम बात करें तो उसमें एक 15% हाई क्वालिफाइड भी लगते हैं फैक्ट्री में, जो कि आज मुझे भी लग रहे हैं, मैं हायर कर रहा हूँ, इन्हें लग रहा है, बिहार कर रहे हैं, और सारी इंडस्ट्री को लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों ही मेहमानों का बात बदलते बिहार में हिस्सा लेने के लिए और ये बताने के लिए कि बिहार के उद्योगों में कितना परिवर्तन इस समय देखने को मिल रहा है। तो अगर बात बिहार के विकास की करें तो पंख तो ज़रूर लग चुके हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। अगर नए भारत के, नए बिहार के लक्ष्यों को पार पाना है तो अर्जुन की तरह काम करना होगा, अर्जुन की नज़र की तरह आगे बढ़ते जाना होगा। फिलहाल डीडी कॉन्क्लेव के इस पैनल डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ